ये कॉर्पोरेट अकाउंट है, एक अलग नोटबुक बना लो कॉर्पोरेट अकाउंट की, और चैप्टर का नाम लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इतना लिखने के बाद ये मेथड्स के नाम है। आज बेसिकली सारे थियरी वाले पेजेस, सारे रूल्स मैं समझाऊंगा आप लोगों को, सारे रूल्स लिखाऊंगा मैं आपको। तो ये मेथड्स के नाम है जो इस चैप्टर में आते हैं। इतना लिखना शुरू करो। आज लिखना बहुत है आप लोगों को, आज का दिन। फिर जैसे 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 सम्स आते जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते जाएंगे, फिर मेरा लिखना ज्यादा हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अभी लिखना शुरू करो। मेथड्स, इस चैप्टर में ये 5 मेथड पूछते हैं। लिखना शुरू करो। सिंपल एवरेज मेथड, मतलब गुडविल की वैल्यू निकालने के 5 मेथड होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एवरेज मेथड, सेकंड है वेटेड एवरेज मेथड, लिखते जाओ। वेटेड एवरेज मेथड, थर्ड है सर्टेन ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सर्टेन ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और फिफ्थ है एन्युटी मेथड। फिफ्थ है एन्युटी मेथड। आगे, अब ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले ऑब्वियसली किसी भी चैप्टर में आप लोग पहले रूल्स करोगे तो ही आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये मेथड का नाम लिखो, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। हेडिंग लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इस चैप्टर का, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें पहला स्टेप होता है, लिखो, लिखते जाओ स्क्रीन से देख के। स्टेप 1 होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ब्रैकेट में लिखो फॉर गुडविल। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। स्टेप 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बेटा लिखोगे तो ही ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। इसका वेटेज है 20% वेटेज है इसका एग्जाम में, तो अच्छी तरह से लिखते जाओ सब लोग। सेकंड स्टेप होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। थर्ड स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखना फॉर गुडविल, जैसे यहां पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे। अब ये जो सेकंड स्टेप है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो सेकंड स्टेप है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसमें ब्रैकेट में लिखो और नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट सेकंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप है एवरेज प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो फॉर गुडविल। फोर्थ स्टेप लिखो सुपर प्रॉफिट। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट। और स्टेप 5 गुडविल। ये 5 स्टेप्स होते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। फिर मैंने क्या किया है, इन 5 स्टेप्स के अंदर जो रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स, सारे स्टेप्स मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नोट्स बनाए हैं। इसमें सबसे हार्ड स्टेप 1 और स्टेप 3 होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 1 और स्टेप 3 होता है। जैसे स्टेप 1 है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल और स्टेप 3 है एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। ये दोनों स्टेप्स सबसे ज्यादा लेंदी और टिपिकल होते हैं और सबसे ज्यादा रूल्स होते हैं ये स्टेप्स में। अब यहाँ पे फॉर गुडविल क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में ब्रैकेट में लिखा है फॉर गुडविल, एवरेज प्रॉफिट में ब्रैकेट में लिखा है फॉर गुडविल। फॉर गुडविल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद एक चैप्टर आता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, उसमें लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी एवरेज प्रॉफिट होता है, तो एवरेज प्रॉफिट में हम ब्रैकेट में लिखते हैं फॉर शेयर्स। मतलब इसके बाद वाले चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके बाद वाले
चैप्टर में। आगे इसके बाद ये जो स्टेप 1 है, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, लिखो इतना, नया पेज लो, एक नया पेज लो और हेडिंग लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। अब इसमें आप लोग दो सामने सामने वाले पेज ले लो या दो अलग अलग पेज ले लो। एक हेडिंग लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, इसमें मैं आपको 4 लिस्ट लिखाऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को 4 लिस्ट लिखाऊंगा, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी और लिस्ट डी। कैपिटल एम्प्लॉयड में बेसिकली करना क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स में थे, लायबिलिटीज माइनस करने, लेकिन कौन से एसेट्स लिखने हैं एसेट्स में और कौन से एसेट्स नहीं लिखने हैं। उसी तरह लायबिलिटीज में भी कौन सी लायबिलिटीज लिखनी है और कौन सी लायबिलिटीज नहीं लिखनी है। ऐसे मैंने 4 लिस्ट बनाई है, लिस्ट ए बी सी डी। उसमें मैंने लिखा है एसेट्स टेकन, एसेट्स नॉट टेकन, लायबिलिटीज टेकन, लायबिलिटीज नॉट टेकन। तो हम लोगों को सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज नहीं चाहिए। कुछ पर्टिकुलर ऐसे एसेट्स हैं जो हम लिखेंगे और कोई एसेट्स ऐसे हैं जो हम नहीं लिखेंगे। और लायबिलिटीज में भी ऐसा है, कोई लायबिलिटीज हम लिखेंगे, कोई नहीं लिखेंगे। तो एक नए पेज पे हेडिंग लिखना कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, उसके नीचे 2 कॉलम बना दो। पहले कॉलम में लिखो लिस्ट ए इक्वल टू एसेट्स टेकन। पहले कॉलम में लिख दो लिस्ट ए इक्वल टू एसेट्स टेकन। उसके नीचे लिखते जाओ टेंजिबल एसेट्स। अब यहां पे थोड़ा कम लिखा हुआ है, मैं मेरी तरफ से ज्यादा बता देता हूं। टेंजिबल एसेट्स लिखो, उसके नीचे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। टेंजिबल एसेट्स के नीचे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड मशीनरी। यहां पे नहीं लिखा हुआ है, मैं मेरी तरफ से बताते जा रहा हूं। टेंजिबल एसेट्स के नीचे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, फिर लिखो इंटेंजिबल एसेट्स। इसको टिक करो, इंपॉर्टेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि ये डायरेक्टली रूल्स में कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं। बहुत ज्यादा स्टडी करोगे, बहुत ज्यादा पेजेस पलटाओगे टेक्स्ट बुक के, फिर जाके आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे कि इंटेंजिबल एसेट्स में कौन से लेने हैं, कौन से नहीं लेने। तो इंटेंजिबल एसेट्स में आप लोगों को याद होना चाहिए, इंटेंजिबल एसेट्स लिखो, उसको अंडरलाइन करो। उसके नीचे लिखो पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अब दिमाग लगाओ, गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट होता है, लेकिन यहाँ पे गुडविल हम लोगों ने नहीं लिया है, ठीक है। लिस्ट ए में गुडविल नहीं आएगा, याद रखना। पेटेंट भी इंटेंजिबल होता है, ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल होता है, कॉपीराइट भी इंटेंजिबल होता है। ये तीनों लेंगे, गुडविल नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखो, गुडविल नहीं लिखना। उसके बाद लिखो डेटस, डेटस। उसके नीचे लिखो, आप अगर ऐसा लिख दोगे डेटस में ब्रैकेट में आउटर कॉलम, यहाँ पे डेटस के बाजू में लिख दो, यहाँ पे डेटस के बाजू में लिख दो आउटर कॉलम। तो उसका मतलब ये है कि बीडीआर और डीआरडी माइनस करने के बाद जो आउटर कॉलम में अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई होगी, जो क्वेश्चन में आउटर कॉलम में अमाउंट दी हुई होगी, वो हम लोग लेंगे। तो आप लोग ऐसा लिख दो, डेटस ब्रैकेट में आउटर कॉलम, डेटस आउटर कॉलम। कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन में बीडीआर दिया हुआ है, बेटर रिजर्व या डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटस दिया हुआ है, तो वो माइनस करने के बाद जो आउटर कॉलम वाली वैल्यू है वो हम लोग लेते हैं। आगे अब डेटस के बाद लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस। डेटस के बाद लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर लिखो बिल रिसीवेबल,
बिल रिसीवेबल, फिर लिखो आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें नहीं लिखी हुई है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये सब लिखना है आपको। प्रीपेड एक्सपेंस, बिल रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम, क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बहुत गहरा रूल है। आप लोग इन्वेस्टमेंट्स में क्या लिखो? इन्वेस्टमेंट्स में ब्रैकेट में लिखो ओनली ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। अभी आज से पहले शायद आप लोगों को पता नहीं था कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है। मैं पूरा डिफरेंस बताऊंगा कि कौन सी ट्रेडिंग होती है, कौन सी नॉन ट्रेडिंग होती है। और हम लोग जो इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स में ब्रैकेट में लिखो ओनली ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, ओनली ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। फिर वर्क इन प्रोग्रेस लिखा, क्लोथिंग स्टॉक लिखो, वर्क इन प्रोग्रेस लिखो, उसके बाद डिपॉजिट गिवन और पेड लिखो, डिपॉजिट गिवन और पेड, डिपॉजिट गिवन और पेड। उसके बाद ये जो पॉइंट लिखी हुई है फिक्स एसेट्स वाली और लिखा हुआ है माइनस डेप्रिसिएशन फंड, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को एसेट साइड पे दिया हो फिक्स एसेट्स और लायबिलिटी साइड पे दिया हो डेप्रिसिएशन फंड, तो फिक्स एसेट्स में दे डेप्रिसिएशन फंड माइनस करके जो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी वो लिखनी है आपको। तो ये डेप्रिसिएशन फंड बहुत बार लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ होता है, तो आपको फिक्स एसेट्स में दे डेप्रिसिएशन फंड माइनस करके जो बुक वैल्यू आएगी वो वैल्यू लेनी है आपको। तो आप लोग जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखो, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, उसके नीचे माइनस डेप्रिसिएशन फंड। पहले फिक्स एसेट्स लिखो, ये एसेट साइड पे दिया हुआ होगा, माइनस डेप्रिसिएशन फंड ये लायबिलिटी साइड पे दिया होगा। तो फिक्स एसेट्स में दे डेप्रिसिएशन फंड माइनस करना है, फिर जो आउटर कॉलम में वैल्यू आई इस आउटर कॉलम वाली वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू लेनी है हमको। तो लिखो फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन फंड। फिर लिखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी रेयरली कभी दिया हुआ होगा। क्या होता है, गुडविल चैप्टर जो होता है वो सारा कंपनी लेवल का गुडविल पूछते हैं। कभी कभी रेयरली 100 में से कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पार्टनरशिप बेस्ड का, पार्टनरशिप फर्म का गुडविल पूछते हैं। तो अगर पार्टनरशिप फर्म का गुडविल होगा तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया होगा एसेट साइड पे, तो ये आपको लिस्ट ए में लिखना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लिखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हाँ बेटा आगे। अब ये हमारा लिस्ट बी है, ये सेम पेज पे लिखो, अलग पेज पे लिखो, कहीं पे भी लिखो चलेगा। ये वो एसेट्स हैं जो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में नहीं लेंगे, लिस्ट बी। अब उसी पेज पे लिखो दूसरे कॉलम में या नए पेज पे लिखो, जैसे आपको अच्छा लगे। लिखो लिस्ट बी एसेट्स नॉट टेकन, लिस्ट बी एसेट्स नॉट टेकन। सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 3 के, स्टेप 1 और स्टेप 3 के रूल्स थोड़े टिपिकल हैं, बाकी सारे रूल्स इजी हैं, लिखते जाओ। एसेट्स नॉट टेकन, उसके नीचे गुडविल, ब्रैकेट में लिखो ओल्ड वैल्यू, गुडविल ओल्ड वैल्यू। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स ब्रैकेट में लिखो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
उसके बाद डिवेंचर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद डिवेंचर डिस्काउंट, डिवेंचर डिस्काउंट के बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखते जाओ बेटा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन। ये रूल्स याद होंगे तो चैप्टर इजीली हो जाएगा बेटा। जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आराम से 10-15 मिनट में, एक क्वेश्चन 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये रूल्स याद होंगे तो। ओके, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, अंडरराइटिंग कमीशन। आगे अब इसके बाद एक नए पेज पे चले जाओ और हेडिंग लिखो लिस्ट सी। एक नए पेज पे जाओ, जहां पे भी कुछ भी चेंज होगा मैं बताते जाऊंगा। नए पेज पे जाओ और हेडिंग लिखो लिस्ट सी, लायबिलिटीज टेकन, लायबिलिटीज टेकन। उसके नीचे लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ब्रैकेट में लिखो फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स। आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ब्रैकेट में लिखो फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स। उसके बाद लिखो ऑल अदर रिजर्व्स, फंड्स एंड प्रोविजंस ऑफ वर्कर्स, all other reserves, funds and provisions of workers, all other reserves, provisions and funds of workers ब्रैकेट में लिखो except WACF, except WACF। अब आप लोगों को मालूम है 12th स्टैंडर्ड से लेकर WACF मतलब वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, तो वर्कर्स के सारे प्रोविजन, सारे फंड्स हमको लेने हैं लायबिलिटीज में, सिर्फ WACF को छोड़ के। WACF एक रिजर्व होता है, WACF लिस्ट डी में आएगा, WACF लिस्ट डी में आएगा और बाकी सारे वर्कर्स के रिजर्व्स या फंड्स लिस्ट सी में आएंगे, लायबिलिटीज टेकन में। ओके, फिर लिखो सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन। उसके नीचे लिखो बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन के नीचे लिखो बैंक लोन, और उसके नीचे लिखो लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लिखो अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। उसके बाद लिखो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। उसके नीचे लिखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। करंट लायबिलिटीज के नीचे लिखो, करंट लायबिलिटीज के नीचे लिखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम। ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो लिखा हुआ है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यहाँ पे नहीं आएगा।
कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ तो ही लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं लिखना ये वाला। उसके बाद देखो अदर लायबिलिटीज, उसके बाद देखो अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये पूरा लिस्ट सी था। हो गया। अब ये पूरा लिस्ट डी है, हो सके तो नए पेज पे लिखो, यहां कॉलम बना के लिख दो लिस्ट डी, लायबिलिटी इज नॉट टेकन, लायबिलिटी इज नॉट टेकन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग स्टेप 1 कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, उसमें क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना है उसकी पूरी लिस्ट बनाई हुई है। लिस्ट डी लिखो, लायबिलिटी इज नॉट टेकन, उसमें लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, फिर डिबेंचर रिडम्पशन फंड, थोड़ा फास्ट लिखो बेटा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, फिर सिंकिंग फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड के बाद सिंकिंग फंड, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड इक्विटी फंड नहीं होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होता है। ये लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व के बाद जनरल रिजर्व। लिखो फटाफट, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डन। आगे स्टेप 1 के रूल्स हो गए हमारे, अभी स्टेप 2 के रूल्स, एक नया पेज लो, एक नए पेज पे लिखो स्टेप 2, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, लिखते जाओ, expected profit equal to capital employed for goodwill multiply expected rate of return upon 100 होता है, upon 100। मैं फिर से बोलता हूं, expected profit equal to capital employed for goodwill multiply expected rate of return upon 100। अब सारी चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में दी हुई होंगी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा, बस जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करने हैं। अब ये एक एग्जांपल आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का, थोड़ा सा टिपिकल है ये। अगर कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 8% एंड द रिस्क रिटर्न इज 2%, तो आप लोगों का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 10%। मतलब ये एक्सपेक्टेड रेट अलग से दिया होगा 8% और ये रिस्क रिटर्न अलग से दिया होगा 2%, तो हम लोग क्या कर देंगे, 8 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 10%। इतना लिखो सब लोग, लिखो फटाफट।
आगे अब ये भी थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का, कभी कभी इस तरीके से दिया होता है, द कंपनी इज डूइंग सिमिलर बिजनेस and having their market value 3 times their face value, declare dividend at 30%. कभी कभी ऐसा टिपिकल क्वेश्चन भी आता है कि जो हमारे जैसा बिजनेस करती है कंपनीज जो कंपनीज हमारे जैसा बिजनेस करती है और वो 30% डिविडेंड डिक्लेयर करती है और उन कंपनीज की मार्केट वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स है ऑफ देयर फेस वैल्यू, तो आपके काम का क्या है, आपके काम का सिर्फ ये 3 टाइम्स और 30% है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि 3 टाइम्स का 30% तो 1 टाइम का कितना, तो ऑब्वियसली वो आएगा 10%। 3 टाइम्स अगर मार्केट वैल्यू हो तो वो लोग डिविडेंड देते हैं 30%, तो अगर 1 टाइम मार्केट वैल्यू हो तो डिविडेंड कितना होगा, तो 3 टाइम्स का 30%, तो 1 टाइम, यहाँ पे एस नहीं आएगा, 1 टाइम का कितना, 3 टाइम्स का 30%, तो 1 टाइम का कितना 10%, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा 10%। ये लिख लो सब लोग, लिखो अच्छी तरह। अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे और मैं धीरे धीरे सारे रूल्स लिखाते जाऊंगा, 1-2 लेक्चर्स लगेंगे रूल्स कंप्लीट करने में, उसके बाद हम लोग सम्स वाले पेजेस में जाएंगे। इतने रूल्स अच्छी तरह लिख के याद कर लेना। ये वीडियो यहाँ तक ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।